हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 5 में आपका स्वागत है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स जो कि बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक हमने जो बना रहे हैं उसका पार्ट 5 है। और इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जितने भी टर्म्स रहते हैं या फिर बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जैसे कि फियर, ग्रीड या फिर कोई ट्रेडिंग की साइकोलॉजी हो गई, उसके बारे में और भी अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब से हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमको पोजीशन साइजिंग रखनी है, पोजीशन के अंदर कितना हमको रिस्क लेना है, कितना हमको रिवॉर्ड लेना है, कैसे हम एक सही जगह पे एंट्री बना के सही जगह पे एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद साथ साथ में बहुत कुछ आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझने को मौका मिलेगा यहाँ पे। तो अब तक हमने जितना भी सीखा है उससे थोड़ा यहाँ पे एडवांस होने वाला है और इसके बाद में आपका बहुत जल्द अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक और न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही होगा। आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो आपको किसका एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो। बाकी अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके एक लाइक कर देना जो ताकि और भी अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ और मेरे को मोटिवेट मिले। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो पार्ट 5 है ये हम सीखने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि यहाँ पे 80% जो है साइकोलॉजी और 20% जो है टेक्निकल जो कॉम्बिनेशन होता है उसका हमको यहाँ पे रोल होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मतलब क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ हम स्ट्रेटजी के बेस पे यहाँ पे जैसे कि एंट्री बना के एग्जिट यहाँ पे करते हैं, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके साथ में आपको यहाँ पे 80% जो है साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। जो बायर और सेलर की साइकोलॉजी होती है उसको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे ट्रेड के अंदर एग्जिट करोगे और यहाँ पे एग्जिट करोगे। ठीक है, इस जगह पे एंट्री करके यहाँ तक अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 80% तक आपको साइकोलॉजी अच्छे से आपकी होनी चाहिए और 20% जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद में हम ये जो मूव है ये कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ हमने जो ट्रेडिंग के अभी माइंडसेट होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है और कुछ जो कॉमन मिस्टेक जो कि बिगनर्स लोग करते हैं उसको अवॉइड कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आपको दो तरीके की इसमें होता है, एक होता है हमारा फियर और एक होता है ग्रीड। ठीक है, फियर क्या होता है? तो फियर वो होता है जब लोग पैनिक में जल्दी सेल कर लेते हैं और प्रॉफिट को मिस कर लेते हैं। जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हो मार्केट के अंदर, जैसे कि इस लेवल पे किसी ने एंट्री बनाई होगी और यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रहा था उसके बाद में आप देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों ने इस जगह पे एग्जिट कर दिया होगा ट्रेड। ठीक है, उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया यहाँ से सिर्फ इस लेवल तक का। ठीक है, तो ये इनको इस जगह पे जो जो एग्जिट हुआ वो किस लिए एग्जिट हुआ, क्योंकि उनको एक फियर आ गया। ठीक है, मतलब उनको डर आ गया कि कहीं हमारा ये जो प्रॉफिट आया है ये भी चला ना जाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए वापस से थोड़ा सेलिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे कोई न्यू ट्रेडर और एंटर हुए होंगे, उसके बाद में यहाँ से वापस से एक पुल बैक आया था। तो आप देखिए यहाँ पे भी कोई लोग एग्जिट किए होंगे क्योंकि यहाँ पे उनको भी डर होगा कि कहीं मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स ना हो जाए और हमारा जो एंट्री का प्राइस था उस जगह पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है फियर, जहाँ पे लोग पैनिक में जल्दी सेल कर लेते हैं और जो प्रॉफिट बाकी का रहता है वो मिस कर लेते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे एग्जिट हुआ होगा उसने ये प्रॉफिट मिस कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट हुआ मार्केट इधर से जो एंट्री बनाई वो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, लेकिन ये जो प्रॉफिट था ये उन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं फियर, जो कि डर की वजह से हमारा जो प्रॉफिट मिस हुआ है उसको। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आप अगर टारगेट रखोगे तो कुछ इस जगह पे टारगेट बन रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना था हमारा, प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। मैंने आपको क्या कहा था, वॉल्यूम को आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर इस लेवल से सेलिंग आई, ये मैंने TCS का चार्ट लगाया है 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये मैंने रैंडम चार्ट लगाया है, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्राइस इस लेवल से सेलिंग आई तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ तो लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एग्जिट का तो उसके परसेंटेज बेस पे होगा, लेकिन वही यहाँ पे देखिए जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई कोई हमारी शॉर्ट पोजीशन भी बनाता है मार्केट में। ठीक है, तो उनका मान लीजिए इधर कोई अपर की ओर स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे इस तरीके से इसके जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल का टारगेट बना दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर एग्जिट करते हैं तो वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो टारगेट हुआ है वो हिट हुआ है और हमारा इतना ही टारगेट मार्केट के अंदर, हमारा ट्रेड के अंदर हमने प्लान कर रखा था, इसीलिए हम यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। लेकिन जिनका टारगेट ये नहीं, जिनका टारगेट बल्कि ये होगा जो कि प्राइस यहाँ पे आई थी, किसी का टारगेट ये होगा तो वो क्या यहाँ पे एग्जिट करेगा, तो वो यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा। उसको ये जो यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड में आया है इसको पूरा कैप्चर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल पे आया सपोर्ट पे, तो यहाँ पे कई लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा और कोई लोग यहाँ पे भी सपोर्ट, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे भी ट्रेड करा होगा, जो कि ये सारा ये कैप्चर कर दिया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है हमारा कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन इस जगह पे देखिए 5 मिनट की कैंडल के अंदर हमको यहाँ पे जो TCS का चार्ट है वो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है इतने जोन के अंदर। लेकिन इस जोन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई पोजीशन बना रहा है और कोई पोजीशन बेच रहा है, ठीक है। तो हो सकता है हमको एक अच्छा सा, अब वापस से यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो यहाँ से हमको एक रैली आती हुई नज़र आ जाए वापस से, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट है वो मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट हमेशा कुछ ऐसे नहीं चलता। मार्केट हमेशा जब भी अप ऊपर की ओर निकलेगा तो मार्केट, मैंने जैसा कि पहले पार्ट में और भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेते हुए निकलेगा। कुछ मार्केट ऐसे ऊपर चलेगा, वापस पुल बैक लेगा, वापस मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद में मार्केट थोड़ा वापस प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, फिर वापस से इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से ये मार्केट चलता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, बल्कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है और उसके साथ में यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हमारे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हमारा फियर आता है, उसको फियर को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो फियर को निकालने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे पहले से ही अपना जो टारगेट है उसको प्लान करके रखें। प्रॉपर अपना जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है उसको हम मैनेज करके रखेंगे कि हमारा ट्रेड के अंदर कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसको हम अच्छे से, और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और टर्म है जो कि है ग्रीड। लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में जल्दी एग्जिट नहीं करते और मार्केट वापस से लॉस में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे ही इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे किसी ने ट्रेड के अंदर एंट्री बनाई होगी, ठीक है, और उनका जो टारगेट है वो मान लीजिए यहाँ पे टारगेट नहीं है, बल्कि उनका टारगेट इस लेवल पे है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और लेवल बनाता हूँ। जैसे कि उनका जो टारगेट है वो इस लेवल पे टारगेट था, ठीक है, इनका। लेकिन अभी आप इस तरीके से समझिए, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आया तो मार्केट के अंदर ग्रीड जो होता है, लोग मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में जल्दी एग्जिट नहीं करते। अभी मार्केट कुछ यहाँ से तो डाउन साइड में आया, लेकिन एक बार आप ये माने कि मार्केट यहाँ पे जो है इधर से आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और मार्केट वापस से गिरा, लेकिन यहाँ से वापस से रिवर्स होकर बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चला गया, ठीक है। मार्केट अभी जो ये डाउन साइड में आया इसको आप मत मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हो, जो लोग यहाँ पे एंट्री करी होगी वो यहाँ पे उनको लगा होगा मार्केट और नीचे जाएगा, तो वो यहाँ पे और जो लालच करते हैं, जो कि ट्रेड को एग्जिट नहीं कर रहे अपने सपोर्ट लेवल के आने के बाद भी, और तो वो क्या करेंगे कि वो इसको अप साइड के लिए डायरेक्टली मार्केट जब निकल जाएगा तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होकर उनका जो प्रॉफिट जहाँ पे वो एंट्री बनाते हैं उससे भी ऊपर मार्केट चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ट्रेड होता है वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम फियर रखेंगे, जो कि लोग सेलिंग कर लेते हैं पैनिक में आके और प्रॉफिट को मिस कर देते हैं, ठीक है, वो तो फियर में आ जाएगा। और जो ग्रीड के अंदर आएगा वो ये आएगा कि जो लोग प्रॉफिट के लालच में जल्दी ट्रेड एग्जिट नहीं करते और मार्केट में वापस से उनको लॉस में चला जाता है उनकी पोजीशन। तो अभी इनका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर मार्केट के अंदर है तो उसका हमेशा सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है, तो मार्केट के अंदर हम पहले से ही एंट्री और एग्जिट प्लान बना के रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पहले से ही हम अगर एग्जिट और एंट्री प्लान बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा लॉस होने का चांस नहीं रहेगा। जैसे कि इधर से ही मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि इस जगह पे ज़्यादा जो सेलिंग आई वो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में, अगर हमारा यहाँ पे पहले से ही अपना जो रिस्क और रेशियो उसको कैलकुलेट करके, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लेवल पहले बना हुआ था, इस जगह के हम टारगेट रखते हैं, तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये हमारा इधर स्टॉप लॉस छोटा सा बिल्कुल बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू इसको सेलिंग के अंदर देखते हैं मार्केट को, तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है।
तो इससे हमारा एंट्री और एग्जिट जो प्लान बना हुआ था कि इधर हमको एंट्री करना है और यहाँ पे हमको एग्जिट करना है, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। बाकी जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो होता है उसको हमको स्ट्रिक्ट फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अपना ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था इस जगह पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस में दिखा होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, मतलब यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाते हैं मार्केट का डायरेक्शन का अप साइड में, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस स्विंग का थोड़ा सा नीचे, और इसका हमको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छे से मैनेज करना होगा। अगर हम इतना जो रिस्क ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमको इसका डबल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, मतलब 1:2 का यहाँ पे रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरीके से प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे अगर एंट्री बनाते हैं तो, ठीक है। तो इस जगह पे अगर ऐसे एंट्री बनाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद में यहाँ पे एंट्री बना के इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई भी बिगनर्स होगा जो ट्रेड करता है उसके अंदर ग्रीड और जो मैंने बताया फियर, ये दो ही मेन कारण होते हैं जिसके वजह से जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर लॉस में रहते हैं। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, मार्केट के अंदर कैसे आप अपने पोजीशन को अच्छे से होल्ड कर सकते हो, कैसे ये डर कम कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अभी मैं बताऊँगा डिसिप्लिन और पेशेंस के बारे में, ठीक है। मार्केट में हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। एक दिन मार्केट के अंदर अगर हमारा ट्रेड जैसे कि ये मिस हो गया तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना अच्छा ट्रेड मिस होने के बाद में हमको लगा कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। मैंने आपको ये बताया होगा कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है तो एक अच्छे से मूव आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, फिर यहाँ पे मार्केट या तो ऊपर की ओर जा सकता है या फिर नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन बनती रहती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि वॉल्यूम भी दिख रहा होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनती रहती है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, फिर हमारा कंसोलिडेट जोन में रहेगा, उसके बाद में वापस से ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो मार्केट में हर दिन आपका जो ट्रेड लेना होता है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आप कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कभी आपको वेट करना होगा। तो आपको बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग जो होती है उसको अच्छे से एकदम अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेशनल एक होता है ट्रेडर वो क्या करता है, वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और जो बिगिनर्स होता है वो क्या करता है कि उसको हर जगह एंट्री का पर्पज़ देखता है, ना कि वो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझता है, बल्कि वो हर जगह उनको ट्रेडिंग के अंदर एंट्री बनाने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई नया ट्रेडर होगा वो यहाँ पे देख सकता है कि इस जगह पे एंट्री बना सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इतना अच्छा मूव देने के बाद में मार्केट जब साइडवेज था, कोई न्यू प्लेयर होगा या फिर न्यू ट्रेडर होगा, वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो इसके ऊपर हमको एंट्री बनानी है, ठीक है। लेकिन जो जो न्यू प्लेयर होगा वो हमेशा क्या सोचेगा कि वो यहाँ पे ट्रेड करके उसको ऊपर की ओर पोजीशन को होल्ड करे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर होगा या फिर जो पुराना प्लेयर रहेगा जो कि डिसिप्लिन फॉलो करता होगा, उसको मालूम रहेगा कि इतना अच्छा मूव देने के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उसके बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस भी हंट हो सकता है हमारा, और यहाँ पे रिवर्स भी ट्रेड होते हुए नज़र आ सकता है। तो वो यहाँ पे वेट करेगा और एक अच्छी सी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेगा। अभी मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ जो कि है कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक, जिसमें क्या होता है कि हम ट्रेडिंग के अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है उसको क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमको कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि नो स्टॉप लॉस यूज। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं और हम वहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी होते हुए नज़र आ सकता है, अगर हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि आपका और भी अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप एक बार ये समझ लीजिए कि आप अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो आपका वहाँ पे लॉस भी ज़्यादा होते हुए नज़र आ सकता है। दूसरा जो है, आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका लॉस हो सकता है। और एक और बात है जो कि रिवेंज ट्रेडिंग, जो हम रिवेंज करते हैं मार्केट, अगर हमारा पैसा बाई चांस कभी मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम एक दिन बैठ के यही सोचते हैं कि वो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसको वापस से एक दिन के अंदर प्रॉफिट में पोजीशन को बना दे, उसके बाद में हम वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ पे लॉस भी आपको होते हुए नज़र आ जाएगा। अभी जो कॉमन ट्रेडिंग की मिस्टेक है जो कि फर्स्ट है, जो आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करोगे, तो वो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ।
मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सेलिंग के अंदर जा रहा था, यहाँ पे देखिए सेलिंग के अंदर जा रहा था और इसका जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पे कुछ इस जगह पे था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल था मार्केट के अंदर और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ रहा था। मार्केट ने यहाँ से अच्छी सी बाइंग दिखाई, यहाँ पे भी अच्छी सी एक बाइंग हमको दिखाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं बनाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इस जगह पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। ये एक तो कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करनी है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, अभी मैं आपको कोई दूसरी जगह पे बताता हूँ कि आप अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो आपका कैसे लॉस हो सकता है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर चल रहा था, इस जगह पे देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे एक अच्छा सा अपसाइड में निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ट्रेंड लाइन नहीं हो रही, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट का डायरेक्शन एक ऊपर की ओर निकल रहा था, यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, हमको यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग भी देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे बायर्स जो है वो अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट का व्यू अपसाइड में है इस जगह पे और हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और हमारा टारगेट रखते हैं अपसाइड में। ठीक है, अपसाइड में हम कौन सा टारगेट रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक बार अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखाया तो मान लीजिए यहाँ पे ही हम इसका टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे टारगेट रखा और हमने जो पोजीशन बनाई थी वो यहाँ पे बनाई थी और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन नहीं था, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे थे। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे जो टारगेट इतना बनाया हुआ था और स्टॉप लॉस यूज नहीं था, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में नीचे भी गिर रहा था। मार्केट के अंदर आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल से अगर हम एंट्री बनाते तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक हुआ है नीचे, जो कि आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी इसका दिख रहा होगा कि इस जगह पे मार्केट बहुत सपोर्ट लेवल बना रहा है। लेकिन आप देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं था तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि लोग यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करते हैं और हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन वही अगर हमारा स्टॉप लॉस होता तो क्या आपको इतना बड़ा लॉस देखने को मिलता? तो इतना आप बड़ा लॉस लेते ही नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रेड के अंदर जो स्टॉप लॉस होता वो थोड़ा आप अपने रिस्क के हिसाब से रखते, या तो आप इतना सा रख सकते थे या फिर इससे आप थोड़ा यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, तो आप क्या होता कि आपका जो रिस्क होता वो यहाँ पे कम होता। लेकिन किसी के अगर रिस्क नहीं फॉलो करता तो उनको यहाँ पे इतना भी लॉस दिखाने को मिल सकता है। ये चार्ट के अंदर आपको कम लॉस दिख रहा है, लेकिन अगर हम रियल ट्रेडिंग करते हैं, रियल हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हमको ट्रेडिंग में होते हुए नज़र आता है। ठीक है, इसलिए आपको जो रिस्क रिवॉर्ड जो है उसको अच्छे से मैनेज करना है, आपको स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करना ही करना है। ठीक है, तो बिगनर्स हमेशा क्या करता है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लेता है, जिससे कि बड़ा लॉस होने से बड़ा रीजन होता है उनका लॉस करने का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमेशा एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस सेट करें। वो आपके जो पोजीशन मतलब बनाते हो तो आपका जितना भी कैपिटल रहता है उसका 1 या 2% पर ट्रेड के अंदर आप लॉस के लेके ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा स्टील का शेयर हम जैसे कि ला लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि टाटा स्टील का ये मैंने आपको ओपन कर दिया है, इसको मैं आपको 1 डे के अंदर ओपन कर लेता हूँ जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर कितना ये वॉलेटाइल रहता है मार्केट। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे देखिए कि प्राइस इस लेवल पे ऊपर की ओर चल रहा था, आप यहाँ पे देखिए अभी के टाइम का यहाँ पे जो प्राइस है वो इधर से अप साइड में चल रहा था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पे किसी ने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी इस जगह पे, तो वो क्या करेगा कि बाइंग की पोजीशन बनाएगा। वो अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करेगा, उसका टारगेट रहेगा ऊपर की ओर, वो अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो यहाँ पे गैप डाउन दिखा, उसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों को कई सारा लॉस भी होते हुए नज़र आया होगा। ठीक है, ये जो देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो इस जगह से यहाँ पे देख सकते हो 10% तक का यहाँ पे हमको लॉस दिख रहा होगा। 10% अपने कैपिटल का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करना। और सेकंड अभी मैंने बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग के बारे में। तो एक लॉस होने का कारण ट्रेडर का लॉस होने का जो रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड ले लेते हैं और ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। लॉस के बाद हमेशा आपको क्या करना है कि लॉस के बाद में आपको शांति से मार्केट को एनालाइज करना है, या फिर मार्केट से आपको ब्रेक लेके फिर मार्केट बंद कर देना है। अपने जो पीछे रहता है उसको बंद करके आप वापस से नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद में, जिससे क्या होगा कि हमारा लॉस बहुत ज़्यादा कम होगा। हर ट्रेड में आपको एक जो एंट्री का रीजन होता है वो आपका हर ट्रेड में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप सही जगह पे एंट्री कर पाओगे और एक जो रीजन होगा वो आप एंट्री का बना सकते हो। ठीक है,
दूसरा मैंने आपको एक और जो इसके अगला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको जो एंट्री स्ट्रेटेजी बताई थी उसके साथ में मैं आपको एक ट्रेड लाइन के बारे में बताना भूल गया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेड लाइन के बारे में जो मैंने बताना था, मतलब ट्रेड लाइन क्या होती है कि मार्केट जब ऊपर की ओर निकलता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकला तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बीच में, जैसे कि यहाँ पे पहले ही सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन सेकंड बार जो सपोर्ट दिखाया वो अपने ट्रेड लाइन पे दिखाया, वापस मार्केट अपने ट्रेड लाइन पे आया, यहाँ पे सपोर्ट दिखाते हुए ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन का ये होता है कि यहाँ पे अगर हम एग्जिट या एंट्री करते हैं तो हमको कहाँ पे करना है। मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, अभी तक हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनी हुई थी। ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब दो या फिर दो से ज़्यादा बार यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारा जो मार्केट है ट्रेंड लाइन पे आए और सपोर्ट दिखाए, वहाँ से प्राइस वापस से रिवर्स हो, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 2 3 बार मार्केट आ गया, फिर हमारा थर्ड बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड बार हमको यहाँ पे एंट्री का देखना है। उसी के साथ में एंट्री के साथ में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जैसे कि ये ट्रेड लाइन है, आपको एंट्री स्ट्रेटेजी में बताया था मैंने कि आपको वॉल्यूम का यूज करना है हमेशा। तो वॉल्यूम को आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है हमारा ट्रेड लाइन पे आने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि कहा कि यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अच्छी सी एक वीक दिख रही है डाउन साइड में, मतलब थोड़ी बुलिश कैंडल दिख रही है हमको। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है और प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो यहाँ तक एग्जिट कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल था इसके जगह पे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड लाइन के अंदर एंट्री बना सकते हैं। और ट्रेड लाइन के अंदर एग्जिट करने का भी एक कारण हो सकता है कि ट्रेड लाइन के अंदर हमको एग्जिट भी हमको कैसे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अब ट्रेड लाइन को एग्जिट कब करना है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारी ट्रेड लाइन है, अब इसको एग्जिट तब करना है जब प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और हमारा वॉल्यूम जनरेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो काफ़ी रिटेलर्स और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू ये देख सकते हो कि मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन बायर्स लोग ने अपने वापस पोजीशन बना के थोड़ा सा अपसाइड में लेके गए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और सेलिंग में जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग आपको देखने को मिली, वॉल्यूम भी आपको जनरेट होते हुए नज़र मिला, मतलब ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। हमेशा ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो मैं कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, जब भी प्राइस इसको डाउन साइड से अगर रेजिस्टेंस दिखाता हुआ मार्केट के अंदर चलता है तो ये कैसे हमारा काम करता है ट्रेंड लाइन, तो वो आप समझिए। जब भी ऐसे डाउन साइड से अगर रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन काम करे तो ये ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, हमेशा कभी ये रिटेस्ट इस तरीके से लेगा ट्रेंड लाइन का, उसके बाद में वापस से अप साइड का मोमेंट दे देगा यहाँ से, मतलब ये जो डाउन साइड में था ये बुलिश हो गया है। ठीक है, कुछ इसी के तरीके से अगर ट्रेंड लाइन हमारा इस तरीके से है, जो सपोर्ट लेते हुए प्राइस चल रहा है कि हमारा ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आ रहा है वो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, लेकिन जब कभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी अचानक से, तो क्या होता है कि कभी कभी मार्केट के अंदर ये वापस से एक रिटेस्ट दे देती है या फिर पुल बैक दे देती है, उसके बाद में ट्रेंड लाइन से आने के बाद में वापस कंटिन्यू ये डाउन साइड में चली जाती है। तो ये इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम करती है। तो अपना एंट्री और एग्जिट कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर की ओर भी बन सकती है कुछ इस तरीके से, और इसको डाउन साइड के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो वो डाउन साइड में भी बन सकती है, जो कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से भी कुछ ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम मार्केट के अंदर काम करते हैं। ट्रेड लाइन के अंदर भी ब्रेकआउट होने के बाद में अगर हम इस पे एग्जिट करते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हमारा जनरेट हुआ था मार्केट के अंदर, तो हम यहाँ पर अगर बाइंग की पोजिशन बनाना चाहते हैं कि हमको क्या है, जब भी ट्रेड लाइन पे आता है हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कंटिन्यू देख सकते हो प्राइस के अंदर इस जगह पे हमको बाइंग दिखी, यहाँ पे बाइंग दिखी, यहाँ पे दिखी, यहाँ पे दिखी। ट्रेड लाइन मतलब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद में जब यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया तो हम यहाँ पे क्या देखते हो कि एक अच्छी सी बेरिश कैंडल बनी, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेलिंग की कैंडल बनी है। तो ये इस कैंडल को देख के हम ये समझ सकते हैं कि अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे हो सकता है और मार्केट डाउन साइड में जा सके। और अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन को देखते हैं तो इतनी बार सपोर्ट दिखाने के बाद में हम यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है,
स्टॉप लॉस को अगर हम मैनेज करेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड लाइन के नीचे का रखते हैं और वापस से टारगेट हमारा हाई का रखते हैं इसका, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ताकि हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाएगा ना तो आपका कितना परसेंट जाएगा इधर से। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका यहाँ पे देखिए 1% से भी कम, मतलब 2% से भी कम रहेगा, ठीक है। और वही यहाँ पे आप टारगेट देखोगे तो आपको अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा 30% के आसपास। तो इस तरीके से आपको ये हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि आप सही जगह पे एंट्री बना के सही जगह पे एग्जिट करोगे और आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छे से फॉलो होगा और आपको अच्छे से इसमें वॉल्यूम को भी यूज करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपके वहाँ पे लॉस होने का भी ज़्यादा चांस हो सकता है, ठीक है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छे से अवॉइड करनी है। और अगर मार्केट के अंदर एक दिन आपका लॉस भी हो जाए तो आपको मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर हमको कंटिन्यू एंट्री की जगह ही ढूंढते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब कभी लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट भी अच्छा सा हमको होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा मार्केट ओपन रहता है हमारे लिए, तो मार्केट के अंदर एक ही दिन नहीं रहता जो कि जिस दिन हमारा लॉस हुआ तो हमको प्रॉफिट में ही बनाना है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक तरीके से बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस के अंदर भी आपको पता होगा कि कभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि मार्केट के अंदर एक दुकान है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे जैसे कि कोई कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स की दुकान रहेगी, ठीक है। तो हर दिन तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रॉफिट ही रहेगा, हर दिन तो ऐसा नहीं है कि उसके पास बायर्स लोग आएंगे उसका सामान खरीद के जाएंगे। कभी कभी हो सकता है उसको कोई यहाँ पे उसका सामान ना बिके तो उसकी वजह से उसको लॉस हो सकता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस होता है, चार्ज होता है, महीने का किराया देना होता है दुकानदार को, ठीक है। उसका वहाँ पे टाइम यूज हो रहा है। तो इसलिए इस तरीके से ही ये बिज़नेस की तरह हम ट्रेडिंग को सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर भी सेम इसी तरीके से होता है कि हर दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट में होते हुए नज़र नहीं आएगा। अगर हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट हो तो हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा, ना कि बल्कि डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा वो उसके अंदर नहीं जाएगा, बाकी हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा। तो इसलिए आपको कभी भी इसको रिवेंज के अंदर यूज नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, उससे आपको और भी ज़्यादा लॉस भी होते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। और आपको जो है मार्केट के अंदर या फिर टेलीग्राम के अंदर आपको दिखता होगा कि टेलीग्राम के अंदर कई सारे चैनल होते हैं जो कि आपको ट्रेड देते हैं, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना है, उसको ऊपर आपको बिल्कुल भी यकीन करके मतलब जो ट्रेडिंग के अंदर पोजीशन बनाते हैं वो नहीं बनानी है, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे ही रिटेलर ट्रेडर को एंट्री बनवाते हैं और अगर उनका सही होता है तो उसकी वजह से रिटेलर ट्रेडर ये सोचते हैं कि ये टेलीग्राम वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके हमको बता रहा है। लेकिन वही अगर ये कंटिन्यू 2-3 बार ट्रेडर उनके लॉस में चले जाते हैं तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, टेलीग्राम डिलीट कर देते हैं चैनल ही, ठीक है। तो उनके पास कई सारे टेलीग्राम अकाउंट होते हैं जिसमें कि कई अलग अलग बंदे होते हैं, किसी में अलग बंदे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेलीग्राम चल रहा है, तो उसके बेस पे आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये टिप आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा अपना एनालाइज खुद का करना है और सिर्फ वहीं पे ट्रेड लेना है जो आपको समझ में आए, जो आपके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट आपको लगे उसके जगह पे, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक बिजनेस जो रहता है वो क्या करता है कि वो कहीं पे टेलीग्राम पे जाएगा, कहीं यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद में वो उस जो यूट्यूबर अगर कहेंगे कि यहाँ पे हमको एंट्री बनानी है, यहाँ से इतना टारगेट आ सकता है, तो उसके बेस पे रहेगा। तो उससे आपको सीखने को यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। इसको अगर मार्केट को सीखना है तो आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको पूरे रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरे चार्ट को अच्छे से समझना होगा कि कैसे चार्ट चलता है, चार्ट के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, प्राइस कैसे ऊपर और नीचे होती है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना में आना चाहिए। उसके बाद में ही आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग को कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विनिंग माइंडसेट बनाना होगा, ठीक है। विनिंग माइंडसेट अब कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे अंदर लालच आता है, कभी हमको डर लगता है, तो इसको हमको विनिंग माइंडसेट कैसे बनाना है, तो भी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं विनिंग माइंडसेट को, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा कि आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे ट्रेड लाइन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये ट्रेड लाइन है, ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे देखिए, इसने सपोर्ट लेवल ब्रेक करा, मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल इस जगह पे था, लेकिन मार्केट यहाँ से ही पहले से ही रिवर्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो चल रहा है इसको आपको अच्छे से जो बैक टेस्टिंग करनी होगी कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग लेते हो या फिर ट्रेड लाइन के बेस पे लेते हो या फिर किसी भी इंडिकेटर के बेस पे लेते हो, तो आपको यहाँ पे
इसको अच्छे से बैक टेस्टिंग करना होगा, एनालाइज़ करना होगा। जो प्रीवियस में हमको इतना सारा डाटा दिखा हुआ रहता है, इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग आपको वो कई सारे अलग अलग एक ही स्टॉक के अंदर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चार्ट देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी हमको विनिंग माइंडसेट क्रिएट करना होता है या फिर डेवलप करना होता है, तो अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो पास्ट के डाटा के अकॉर्डिंग हमको टेस्ट करना है, ताकि हमको कॉन्फिडेंस आए कि हमको कौन सी जगह पे परफेक्ट एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे हमको एग्जिट करना है। एक अच्छे से हमको वहाँ पे बैक टेस्टिंग करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि जब भी लाइव मार्केट होगा तो वहाँ पे हम अच्छे से मार्केट के अंदर एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद में हम वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है जो कि 1 वीक के अंदर दिख रहा है, लॉन्ग टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर अगर कोई इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देखता है तो वो यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग का देखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस जगह पे सेकंड जो कैंडल थी इसकी, वो यहाँ पे बुलिश नहीं बनी। इसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रेड के अंदर देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जब भी ऐसा अगर हमको ट्रेड दिखता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि रुकना 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल हमको इस जगह पे हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इतने टाइम मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पे प्राइस इतना अच्छा सा ऊपर की ओर नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे, तो आपको वॉल्यूम का मैंने बताया। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना लो वॉल्यूम यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको देखते तो यहाँ पे हमको ये पता रहता कि मार्केट के अंदर जो ये बुलिश मूव आया है इतना यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद में देखिए वॉल्यूम हमारा कहाँ जनरेट हुआ, इस लेवल पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के अंदर देखते हैं जो कि 1 वीक का यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसके अंदर देखते हैं तो जब इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे देखिए अच्छी सी बेरिश कैंडल दिखी, उसके बाद में सेकंड एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखी, इसके बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट का रिटेस्ट लेते प्राइस डाउन साइड में आ गया। ठीक है, तो इस जगह पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम हमारा कहाँ पे जनरेट हुआ, तो इस जगह पे हमारा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, वॉल्यूम हमारा इस कैंडल पे जनरेट हुआ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्लान बना सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी सी बुलिश मूव हमको देखने को मिल गई और इसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए हमको नज़र आ गया और कंटिन्यू यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हमको नज़र आ गया। ठीक है, तो हम जब भी ये फिर ब्रेक होगा यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस अगर बन जाए तो ये ब्रेक होगा, तो उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे एक अच्छा सा हमको बुलिश मूव देखने को मार्केट के अंदर मिल चुका है। ठीक है, और इसके साथ में ही इसको बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने जैसे कि आपको इंडिकेटर का बता दिया था कि आपको इंडिकेटर को भी देखना है और आपको जो रहता है, जैसे कि मैंने आपको RSI का बता दिया था, तो वो थोड़ा अच्छा यहाँ पे इंडिकेटर हमारा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके 30 के लेवल पे आया, मैंने जैसे कि इसको एक्सप्लेन तो करके रखा है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 30 के लेवल पे आया, तो इसके बाद में यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा बुलिश मूव देखने को मिल गया और इसने हमको एग्जिट कहाँ करवाया, इस लेवल पे, या फिर इसको अपसाइड तक होल्ड करते तो यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें 1 वीक के अंदर भी ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है जैसे कि बिल्कुल कम टाइम फ्रेम के अंदर भी करता है वैसे ही। ठीक है, तो इंडिकेटर को आपको अच्छे से बैक टेस्टिंग करना आना चाहिए, जिससे कि हमारा जो विनिंग माइंडसेट रहेगा वो वहाँ पे हमारा अच्छा सा बन के रहेगा। सेकंड जो रहेगा, ट्रेडिंग के अंदर हमको जनरल मेंटेन करना है। हर ट्रेड के
पीछे जो हम लॉजिक रहता है उसको लिखना ज़रूरी रहता है कि यहाँ पे हमने क्यों एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पे क्यों हमने इस जगह पे एंट्री बनाई। ये सब कुछ जनरल होता है जो कि हमको मेंटेन करना होता है ट्रेडिंग के रिलेटेड। आपको एक पर्सनल एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप अच्छे से लिखो कि आपका लॉस होने का कारण क्या है, प्रॉफिट होने का कारण क्या है। हर ट्रेड जो करते हो वो आपको लिखना ज़रूरी है। उससे आपको पता चलता है कि आपकी जो गलती है वो कौन सी जगह पे हो रही है। और हर जर्नल में आपको ये लिखना चाहिए कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत हुआ हमारे साथ में, क्या फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए बात को। वो आप जब भी लिखना शुरू करोगे उसको आप जैसे जैसे मार्केट के अंदर बैक टेस्टिंग के अंदर अप्लाई करोगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। उसके साथ में आपको जो ट्रेडिंग का जो फॉर्मेट होता है, मतलब आपको हर दिन मतलब जो ट्रेडिंग करते हो उसको आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ठीक है। क्योंकि एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वो एक इमोशनल ट्रेडर से डिफरेंस रहता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट रहता है। क्योंकि जो इमोशनल ट्रेडर रहता है वो अपने लालच के चक्कर में या फिर डर के चक्कर में पहले ही एग्जिट कर लेता है, लेकिन जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर रहता है वो अच्छे से एनालाइज करके प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, उसके बाद में ही ट्रेड के अंदर एंट्री बनाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर जो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस और जो डिसिप्लिन होता है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है उसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा कैपिटल को कैसे सेफ रखना, वो आपको मैं अभी और अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और भी मैं अच्छे से आपको स्टॉक मार्केट को सिखाता रहूँ, ठीक है। तो मार्केट में अभी सिर्फ पैसा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी और लॉस को कंट्रोल करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अभी पोजीशन साइजिंग के कंसेप्ट को समझेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, ठीक। तो रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि एक भी लॉस ट्रेड आपको मार्केट से बाहर ना करे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एक ट्रेडर जिसने बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लिया और अपने कैपिटल का 50% लॉस कर दिया, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख कैपिटल है और उसने यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लिया और उसने उसका 50% माइनस कर दिया। तो अभी 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000। तो उसने मतलब 50,000 यहाँ पे लॉस कर दिया ट्रेडिंग के अंदर। तो उससे क्या होगा, इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे आधा हो गया, हाफ हो गया, 50% यहाँ पे उसने लॉस कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता तो वो यहाँ पे सिर्फ 2% ही रिस्क ट्रेड पे लेता और उसको फॉलो करता, कंसिस्टेंट रहता। अभी यहाँ पे देखिए, अभी पहले उसके पास में थे यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ट्रेड करने के लिए, लेकिन अभी के टाइम में उसके पास में यहाँ पे 50,000 ही ओनली मनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 1 लाख का जब लॉस हुआ और 50,000 कैपिटल आया तो उसके ऊपर कितना इसको लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ। लेकिन अभी ये आप समझिए कि इसी 50,000 को वापस से वो 1 लाख बनाना चाहता है तो उसको कितना प्रॉफिट करना होगा, तो उसको यहाँ पे 100% प्रॉफिट करना होगा, ना कि उसको 50%। जो 50% उसका लॉस हुआ है, ये भी इसको वापस से उसकी वैल्यू पे जाने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा, 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब अपने कैपिटल को यहाँ पे डबल करना होगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट के अंदर काम चलता है। जो इसका मनी का आपको समझना आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। क्योंकि आपको कम रिस्क लेना, ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको 100% वापस से कैसे करोगे, इसमें टाइम लगता है। फिर हमारा यहाँ पे कैपिटल के ऊपर ही ये सब कुछ डिपेंड रहता है कि मार्केट के अंदर हमको कैसे, कैपिटल के ऊपर हमको जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतने ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, उसे उतना ही अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे हम परफेक्ट। तो अभी पोजीशन जो साइजिंग होती है वो आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, जो कि आपको हर ट्रेड के अंदर आपको 1 या 2% तक का ही आपको लॉस या फिर रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 लाख से अगर 50,000 लॉस हो जाता है तो 50% का लॉस होता है, उसको रिकवर करने जाओगे तो आपको 100% रिकवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पोजीशन साइजिंग आपको हमेशा अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका अगर 1 लाख का कैपिटल रहेगा उसके ऊपर 2% का आप अगर रिस्क भी लेते हो तो आपका जो मैक्स लॉस रहेगा ना वो 2,000 का ही रहेगा, ना कि 50,000 का, जो कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो इसलिए आपको पोजीशन साइजिंग को हमेशा फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग ही स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको पोजीशन बनानी है, फिर आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। आपका स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या रहता है कि आपको 1 डे से लेके इसको कुछ हफ्ते तक आपको होल्ड करके आप अच्छा सा जो रिटर्न रहता है 5-6% वो निकालो, तो इतना मार्केट के लिए बहुत है, ठीक है।
क्योंकि कई सारे आपको मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं। अभी मैं आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं बताया, वो भी मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना है, कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सर्च करना है या फिर फ़िल्टर के थ्रू कैसे आप करोगे, वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। दूसरा जो रहता है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाला लेवल हमेशा पता रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री बना देते हो और आपको अगर एग्जिट करना है इस लेवल पे, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, एग्जिट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे तो आपको इस जगह पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फॉलो कर दोगे कि हमारा इतना रिस्क है, अगर मार्केट इससे नीचे आएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट यहाँ पे है जो कि इस लेवल पे आएगा, तब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे रिस्क के साथ में आप यहाँ पे जो ट्रेड लाइन को भी इस तरीके से कुछ लगा सकते हो। अगर आपको जैसे कि ट्रेड लाइन के नीचे प्राइस है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको जो आपका रिस्क है उसको बिल्कुल कम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा मैनेज करना आना चाहिए कि स्टॉप लॉस को आप एवरेजिंग करते रहोगे, ऊपर की ओर निकालते रहोगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहले स्टॉप लॉस इधर था, लेकिन जब हमारा पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट में चल रही तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं। मार्केट अगर इससे नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। और हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर सपोर्ट पे लगाओ तो आपको सपोर्ट से, जैसे कि ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट पे लगाओ तो आपको सपोर्ट से थोड़ा नीचे लगाना है स्टॉप लॉस। अगर रेजिस्टेंस पे लगाओ तो रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर की ओर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट बहुत होते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रिटेलर प्लेयर होते हैं, उनके काफ़ी के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, उसके बाद में वो अपनी पोजीशन को बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई बेचेगा तभी कोई खरीद पाएगा। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट रहता है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए कि आपको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है, ठीक है। अभी टेक प्रॉफिट स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, तो आपको यहाँ पे फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट या तो उसके बेस पे रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको ऊपर की ओर डायरेक्शन में मार्केट ने इतना मूव दिया, लेकिन आपका यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर आपने मान लिया कि आपको यहाँ से इतना परसेंट तक ही लेना है, ठीक है। ये देखिए इतना, ये जो चार्ट है 1 वीक का करा हुआ था, तो इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। और इसके अंदर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से देखें तो ये 1 वीक के अंदर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देख सकते हैं, इसको कम टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ता है। लेकिन आपका अगर यहाँ पे प्लान है कि इस जगह पे अगर हम एंट्री बनाएंगे और हमको यहाँ पे 10% तक लेना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट इधर ही कर पाओगे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको कम टाइम फ्रेम के अंदर करना है, ना कि ज़्यादा टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर, तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट इतना ऊपर निकला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे इसने लिया है, ठीक है। लेकिन हमको क्या है कि यहाँ पे अगर हमारा पहले से ही फिक्स रखेंगे परसेंटेज कि कितना हमको परसेंटेज में प्रॉफिट चाहिए और कितना हमको लॉस यहाँ पे ले सकते, तो वो पहले से ही अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमको क्या चाहिए कि हमको एक अच्छा सा प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया तो हमको यहाँ तक ट्रेड नहीं करना, वॉल्यूम इस लेवल से आया तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते तो हम स्टॉप लॉस को जैसे कि यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जो हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको स्टॉप लॉस लगे वो हमको लेके फिर हमको यहाँ पे हमको जो रहता है कि कितना परसेंटेज हमको लेना है अपने स्टॉप लॉस का, यहाँ पे डबल रखना ही है। तो हमारा स्टॉप लॉस का जैसे कि डबल इस जगह पे बन रहा है जैसे कि, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो आपको फिक्स परसेंटेज में प्रॉफिट, जो कि आपका जैसे कि 12% आपको कैप्चर करना है या फिर इसको आपको कम करना है, जैसे कि आपको 5 से 6% करना, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। आपको इसको होल्ड करना है 20% तक का, तो आप ऊपर के लेवल तक होल्ड कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रॉफिट को फिक्स परसेंटेज में रख सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करते हुए भी चल सकते हो, ठीक है। ट्रेल करते हुए चलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से एक बुलिश मूव दिखा, एक अच्छा सा मार्केट दिखा, तो आप इसका फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हो डाउन साइड में। जैसे कि प्राइस इसके डाउन साइड में आए तो हम एग्जिट करेंगे। इसके थ्रू और भी हम देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे बुलिश मूव आया, यहाँ पे पुल बैक आया, तो हम अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रख देंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये कंटिन्यू यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखा, लेकिन मार्केट के अंदर ये सेलिंग आई तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे रखा, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा कि कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। अभी फोर्थ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि विन रेट कैलकुलेशन
कैसे हमको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका आइडियल जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जितना भी रिस्क लोगे उसका आपको 1:2 या फिर 1:3 आपका रिवॉर्ड होना ही चाहिए। जैसे कि इस जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन लगाते हैं और अगर हम यहाँ पे एंट्री के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस जगह पे, तो हम जैसे कि यहाँ पे जो रिस्क ले रहे हैं वो कुछ इतना ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बीच में हमको 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क जो रिवॉर्ड रहता है उसको हमको रखना ही रखना होगा, तभी हम वहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम कम टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो आपका जो रिस्क है वो आपको यहाँ पे डाउन साइड में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए इधर अगर हमारा रिस्क है और हमारा रिवॉर्ड इसका हमको डबल रखना ही है, जितना हम रिस्क रहते हैं उसका हमको रिवॉर्ड डबल रखना ही है 1:2 का। अगर हम 1:2 के साथ में 1:3 रखते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जो रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल होने का ज़्यादा चांस रहेगा। दूसरा जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहता है वहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम वॉलेटाइल हो जाती है। प्राइस या तो एक बुलिश मूव दे देती है या फिर एक बेरिश मूव दे देती है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद में ही आपको वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेने के बाद में ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है। और आपको जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 या फिर 1:3 आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे आपका क्या है कि अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है और आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइम के अंदर अगर लॉस में रहोगे लेकिन अब आपका कंटिन्यू 1:2 भी रहेगा या फिर 1:3 भी रहेगा तो आप कंटिन्यू जो अगर ट्रेडिंग करते रहोगे तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के अंदर आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी होगी तो भी, समझ रहे हो, 50% एक्यूरेसी बहुत कम रहती है, फिर भी अगर आपकी 50% 100% नहीं की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं कर रहा हूँ 50% की एक्यूरेसी रहेगी तो भी आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो भी आपका लॉन्ग टर्म के अंदर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जो कॉमन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर जो कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक होती है वो क्या रहती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप बिना स्टॉप लॉस के एक तो ट्रेड करोगे तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। ज़्यादा रिस्क अगर आप लोगे तो आपका ओवर लेवरेजिंग हो जाएगा जिससे कि आपका ज़्यादा कैपिटल भी लॉस हो सकता है, ठीक है। वो लेवरेज जो मिलता है हमको ब्रोकर के थ्रू तो उसको हमको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे पास अगर पैसे नहीं हो तो हमको बिल्कुल भी लोन लेके या फिर लिवरेज लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, उससे आपका और भी ज़्यादा लॉस में आ सकते हो। तो लॉस रिकवर करने के लिए आपको रिवेंज ट्रेडिंग भी कभी नहीं करनी है, क्योंकि एक जो रियल ट्रेड जो होता है वो हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचता है, वो हमेशा लेवरेज को नहीं लेता है, या फिर अगर लेता भी है तो उसको 100% एक्यूरेसी होती है तो वो वहाँ पे लेता है। क्योंकि उस अगर वो ज़्यादा लेवरेज लेगा तो वहाँ पे अगर उसका लॉस होगा तो उसको वापस पेमेंट भी करना होता है, तो उसमें वापस उसका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का सही इम्प्लीमेंटेशन तो ओवरऑल बात करी जाए तो आपको 1 या 2% पर ट्रेड से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को स्ट्रिक्ट फॉलो करना ज़रूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर लीवरेज को आपको बिल्कुल भी एकदम से अवॉइड करना ही करना है। और भी हम अच्छे से मार्केट के अंदर सीखने वाले हैं, जो कि हम टूल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे और अभी जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ सिखाया है, इसके बाद में आने वाले पार्ट में और भी मैंने अच्छे से क्लियर कराया। आपके जितने भी डाउट आ रहे होंगे वो सारे ही डाउट लास्ट पार्ट तक आप जुड़े रहोगे तो आपके सारे पार्ट एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी भी कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर शेयर करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। क्योंकि जो आज के टाइम में है, अगर हम सॉफ्टवेयर के बिना यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई टूल के बिना ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको अभी कुछ और वीडियो को इस यहाँ पे बनाते रहे हैं, थोड़ा और वीडियो को लंबा करते हैं, उसके बाद में हम अच्छे से यहाँ पे कुछ और भी जो मिस हुआ है वो आपको मैं एनालाइज करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आज के टाइम में आपको टूल और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर जो टूल रहते हैं और अगर आपको कोई स्टॉक सर्च करना है तो आप स्कैनर के थ्रू कर सकते हो, इंडिकेटर का आप सहारा ले सकते हो जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट ओपन कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है
उसको आपको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गूगल के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है, तो ये देखिए ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो चार्ट एनालाइज करना है वो यहाँ पे बिल्कुल इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे निफ्टी 50 को लगाओगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और आप यहाँ पे अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट हो गया 50 मिनट्स के अंदर, तो इसके अंदर हमको यहाँ पे इंडिकेटर्स के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ में ही आपको यहाँ पे कई सारे टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके जो प्रीमियम होते हैं वो भी यहाँ पे आप पे करके इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे चार्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये ट्रेडिंग व्यू ही है। बाकी हर ब्रोकर आपको अपना चार्ट का प्लेटफॉर्म देते ही है। जैसे कि यहाँ पे ग्रोक का भी आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ही आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हर ब्रोकर के अंदर आप चार्ट देख सकते हो। लेकिन आप अगर चार्ट को देखने के लिए कोई टूल का या फिर वेबसाइट का यूज करते हो तो एक ट्रेडिंग व्यू आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट के लिए बन सकता है। इसमें जो एडवांस इंडिकेटर और जो ड्राइंग के टूल्स होते हैं मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर आप इसमें एनालाइज कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग व्यू आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके ट्रेडिंग को करने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही अभी के टाइम में एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर भी कई सारे आए हैं। लेकिन आपको अगर मार्केट को परफेक्टली सीखना है तो मार्केट को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्कैनर का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सही स्टॉक को चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिससे क्या होगा कि आपका कोई टेक्निकल या फिर फंडामेंटल आपको स्टॉक्स देखने के अंदर ज़्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि स्कैनर वेबसाइट जो है वो आपको अच्छे से स्टॉक को बता देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्कैनर मैं आपको लगा देता हूँ, ये इस तरीके से स्कैनर वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पे किसी भी कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक लगा के बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिलायंस का स्टॉक लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैप दिख रहा है, करंट प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे इसका हाई लो दिख रहा है, स्टॉक का पीई दिख रहा है, बुक वैल्यू दिख रहा है, डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, और यहाँ पे आरओसीई भी दिख रहा है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में यहाँ पे भी और बहुत कुछ दिख सकता है आपको। और यहाँ पे जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए डीएमए का भी ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस का, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर आप जितने भी इसके रिलेटेड जो इसके कंपनीज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी इसके अंदर। तो ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टूल होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू अगर आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चार्ट और जो ट्रेडिंग के अंदर चार्ट ट्रेडिंग के लिए जैसा कि मैंने बता दिया आपको ट्रेडिंग व्यू का, और जो स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल देखने के लिए आपको ये, जिसमें कि आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएगा। देखिए लेटेस्ट एकदम मार्च 2025 का भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके जो यहाँ पे कई सारे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है। इसका मैं बिल्कुल एक अच्छे से पूरा कोर्स भी बना के लाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको हर एक इसमें क्लियर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी कोर्स आएगा तो उसको ज़रूर देखना। तो आपको बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटल्स इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी दिख रही है, जिसमें कि आपको यहाँ पे इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग भी यहाँ पे दिख रही है, लाइबिलिटी दिख रही है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में, इसके कैश फ्लो कितना है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे इसके होल्डिंग के बारे में भी दिख जाएगा कि इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, कितना प्रमोटर है, कितना यहाँ पे एफआईआई डीआईआई है, गवर्नमेंट का कितना यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको स्कैनर के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग के अंदर जब भी कोई स्टॉक सर्च करना हो तो आप यहाँ से उसका फंडामेंटल देख सकते हो कि उसका फंडामेंटल कैसे हमको, कौन सा हमको ट्रेडिंग के अंदर करना है, किसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर के वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। बाकी आप चार्ट के अंदर मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया है कैसे आपको चार्ट रीड करना है, कैसे आप एंट्री बना सकते हो सही जगह पे, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि आप अच्छी जगह पे एंट्री बना पाओगे, अच्छा सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप वो रिटर्न नहीं निकाल के दे रहा है, मान लीजिए वो कंसोलिडेट वाला जोन में चला जाता है। कंसोलिडेट वाला जोन बोले तो मार्केट के अंदर, मार्केट मैंने कहा ना कि ऐसे तो चलता नहीं, या फिर मार्केट डायरेक्टली तो गिरता नहीं, मार्केट कंसोलिडेट करते हुए चलता है, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। फिर एक अप साइड का मूव देगा, फिर हो सकता है वापस कंसोलिडेट करे, वापस से अप साइड का मूव देगा, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से चलता है, लेकिन एक अच्छा फंडामेंटल उसका अच्छा हो स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे उसके अंदर अगर हम होल्डिंग पोजीशन बनाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हमको
प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक सही जो टूल्स होते हैं ट्रेडिंग को आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और ट्रेडिंग को ईजी बना सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया और चार्टिंग हो गया, स्टिक जैसे टूल्स जो बिगनर्स फ्रेंडली है, जो कि ऑटोमेशन और रिस्क मैनेजमेंट टूल को भी यूज करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे आपको कम रिस्क रहे और आपको रिवॉर्ड भी अच्छा सा मिले और आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बैक टेस्टिंग हमेशा करनी है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जो कि आप अलग अलग स्टॉक के अंदर देख सकते हो, जो आपको स्टॉक परफेक्ट लगे आप उसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है तो एक ही स्टॉक के अंदर आप एंट्री बनाओ, आपके अंदर कई सारे यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप एंट्री बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। तो आप हमेशा एक स्टॉक को मत देखना, आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक को फाइंड करके रखना जो अपने सपोर्ट लेवल पे हो, जो अपने RSI के 30 के लेवल पे हो। वहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर आप एंट्री करोगे तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर रैंडम ट्रेड नहीं लेते हो बल्कि अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटजी जो दोनों है ये आपको दोनों मिला के आपको एक जो विनिंग स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, आप जितना भी बैक टेस्टिंग करोगे और अगर हम लाइव मार्केट के अंदर करोगे तो उससे क्या होगा कि आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको मालूम रहेगा कि मार्केट के अंदर कैसे मार्केट चलता है, कैसे मार्केट हमको मूव देता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैक टेस्टिंग का मतलब है कि पास्ट का जो डाटा है उसको टेस्ट करके जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये हमको ये बताती है कि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हमारी है या फिर नहीं है। हम हर जगह सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं तो हमको ये बैक टेस्टिंग करना होगा, क्या हर बार सपोर्ट से प्राइस ऊपर ही जाता है, क्या क्या यहाँ पे ट्रेड लाइन आ रही है तो क्या हर बार ट्रेड लाइन पे आने के बाद प्राइस ऊपर ही जाता है, क्या ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद में प्राइस कैसे गिरता है, ये हम सब कुछ बैक टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। रिस्क और रिवॉर्ड को हमको एनालाइज करना है कि हम सपोर्ट पे कहाँ पे रिस्क रखें, कितना रिवॉर्ड रखें, कहाँ पे ट्रेड लाइन पे सपोर्ट की तरह काम कर रही, कहाँ पे रिस्क रखें, कहाँ पे हमको रिवॉर्ड रखना है ट्रेड लाइन पे। जो मूविंग एवरेज रहते हैं उसको क्रॉस ओवर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बेस पे भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो आपको जो बैक टेस्टिंग करोगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिस्क कितना रहता है, इस स्ट्रेटजी में कितना रिवॉर्ड होता है, जो हमारा पास्ट का डाटा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बैक टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। तो आप बैक टेस्टिंग को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि एक मैनुअल हो गया, एक ऑटोमेटेड हो गया, जिसमें कि एल्गो के थ्रू बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मैनुअल करोगे तो आपको वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करना है तो वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट आप डायरेक्टली देख के जा सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के फिर इस चार्ट के थ्रू आप बैक टेस्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। बाकी आपको हर यहाँ पे ब्रोकर भी फैसिलिटी देता है चार्ट के, तो वो भी आप उसका यूज करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो जब भी आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपका विन रेट क्या है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है उस जगह पे, वो आप अच्छे से देखोगे, जिससे आपका विन ट्रेडर कितने निकल रहे हैं, कितने आपके ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप देखोगे कि हर ट्रेड में आपका कितना एवरेज रिस्क हो रहा है, कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको वहाँ पे बैक टेस्टिंग के साथ में आपको ये समझ में आएगा कि अपने सपोर्ट लेवल पे कितना रिस्क रखना है, कहाँ पे रिस्क रखना है, कहाँ पे कितना रिवॉर्ड रखना है। वो आप मतलब कंटिन्यू बहुत सारा पांच डाटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल फिर बना सकते हो। आपका एक जो स्ट्रेटजी बन जाएगी, आपकी खुद की स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसके बेस पे फिर आप ट्राई कर सकते हो। आप जैसे कि मूविंग एवरेज का ले सकते हो 50, 100 EMA, इन सबको टेस्ट करना, आप एग्जांपल लेना, इसका अलग अलग स्टॉक्स के अंदर यूज करना, आपको टारगेट लेवल और जो इसका वापस कैसे रिटेस्ट होता है मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझना, और आपका स्टॉप लॉस कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। आप स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल मतलब मूविंग एवरेज के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे EMA लगा के बता देता हूँ कि ये दूसरा आ गया, ये जो MACD आ गया। अभी रुकी मैं आपको EMA लगा के बता देता हूँ। उसको आपको बैक टेस्टिंग करना आना चाहिए कि कैसे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो आप इंडिकेटर में जाओगे, मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएगा, ये देखिए 9 का मूविंग एवरेज लग गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मार्केट जब इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि मार्केट मूविंग एवरेज पे आ रहा है। यहाँ से एक जब भी बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन मतलब बुलिश कैंडल बन रही है EM पे, फिर एक अच्छा सा मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। कुछ इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग करनी आनी चाहिए मल्टीपल, कि यहाँ पे कैसे हमको मूविंग एवरेज को सपोर्ट दिखाते हुए प्राइस ऊपर निकलता है, कैसे एक अच्छी सी मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद में आप देखिए प्राइस
कंटिन्यू एक अच्छा सा मूवमेंट हमको देते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल बन रही है मूविंग एवरेज पे, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग जितना करोगे, वॉल्यूम के साथ जितना करोगे, तो उतना आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे आप बैक टेस्टिंग के साथ में अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बना सकते हो। जब मार्केट की हमेशा कंडीशन के ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी चाहिए कि मार्केट हमारा बुलिश है या फिर बेरिश है, या फिर मार्केट हमारा वॉलेटाइल है। मार्केट के डिफरेंट जो इंडिकेटर होते हैं, आपको अलग अलग इंडिकेटर को यूज करना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे हम एंट्री बना रहे हैं। तो कौन सा इंडिकेटर हमको पहले ही बताता है कि इस जगह पे एंट्री बनाओ, कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, वो सब कुछ आपको अच्छे से बैक टेस्टिंग करोगे तभी ही समझ में आएगा। क्योंकि एक बार इंडिकेटर का यहाँ पे बताने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता दिया, तो सपोर्ट की तरह मार्केट जब भी सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट दिखाता है, रेजिस्टेंस पे आता है तो रेजिस्टेंस दिखाता है। लेकिन ये हर किसी को पता है। तो आपको लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस आता है तभी वो ट्रेड करते होंगे, कि आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा होता तो बिल्कुल भी हर कोई यहाँ पे पैसा बना रहा होता, ठीक है। अगर प्राइस सपोर्ट पे आने के बाद ही ऊपर जाएगा हमेशा, तो यहाँ पे हर कोई पैसा बनाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है, कभी वॉलेटाइल हो जाता है इस जगह पे आने के बाद में। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखना आना चाहिए, उसके बाद में ही आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे अप साइड में नहीं निकलता और ना ही ऐसे डाउन साइड में डायरेक्टली निकलता, बल्कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है, फिर मार्केट एक स्पाइक देता है, वापस कंसोलिडेट करता है, वापस स्पाइक देता है। इस तरीके से मार्केट हमारा वॉलेटाइल भी रहता है और ट्रेंड के अंदर भी चलता है, कभी बुलिश ट्रेंड रहता है, कभी बेरिश ट्रेंड रहता है। तो आपको जो बैक टेस्टिंग करोगे तो उसके अंदर आपको कई सारे आपके मिस्टेक भी हो सकते हैं कि आप कभी कभी अवॉइड करो कि टाइम फ्रेम के अंदर, कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर देखते हो, वो उस तरीके से मिस्टेक कर सकते हो। आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 1 आवर पे देखना है या फिर 1 डे के अंदर ही देखना है, ठीक है। 1 डे के अंदर थोड़ा और भी लॉन्ग हो जाता है, लेकिन 1 आवर के अंदर थोड़ा परफेक्ट रहता है, ठीक है। 1 आवर हो गया, 4 आवर की कैंडल हो गई, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको बैक टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और जो आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे रियल मार्केट के साथ में ही देखना है कि रियल मार्केट कैसे हमारा वर्क चल रहा है। अभी आने वाले टाइम के अंदर रियल मार्केट का चल सकता है 1-2 दिन के अंदर। आप कम टाइम फ्रेम के अंदर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर के अंदर बैक टेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप 50 मिनट्स के कैंडल में कर सकते हो, जिससे कि आपको जल्दी से रिजल्ट पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि चार्ट हमेशा एक ही होता है और जो इंडिकेटर है वो भी एक तरीके से ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई इंडिकेटर टाइम के बेस पे अलग अलग हमको रिजल्ट बता देता है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर जो जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गई, ये इंट्राडे के अंदर थोड़ा इनको स्पीड रहता है, कम टाइम रहता है, तो इतना नहीं अच्छे से होता है। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो वो आपको अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से बैक टेस्टिंग करनी है, क्योंकि जो पास्ट का डाटा है उसी पे आपको सब कुछ डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि पास्ट का डाटा कैसे हमको चल रहा है और अभी का डाटा हमको कैसे चल रहा है, जैसे कि अभी के हिसाब से हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का जो दिख रहा है, अभी अगर हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंट्री बनाना चाहिए तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि क्या पता यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो हमको अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद में यहाँ तो रिटेस्ट के बाद में हम एंट्री बना सकते हैं। फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था, सपोर्ट बन जाएगा ना ऊपर जाने के बाद में, तो सपोर्ट का बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रखेंगे। उसके बाद में हम इसका ऊपर की ओर पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वही आप जब बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको अपना जनरल मेंटेन करके रखना है, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होगा, ठीक है। जब भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट के अंदर इस तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। और आपको मैन्युअली करना है हमेशा, और अगर आप ऑटोमेटेड भी करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप फिर समझ सकते हो कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आज कुछ बताया है कि हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फॉलो करना चाहिए, कैसे हमको ट्रेंड के अंदर हमको पोजीशन बनानी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे हमको सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है, सब कुछ मैंने आज आपको बताया है। तो अभी मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, उसके बाद में हम वीडियो को एंड कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे 1 से 2 पार्ट और बन जाएगा, उसके बाद में हम ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, यानी रियल मार्केट में कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो वो आपको मैं बताऊँगा। तो ये जो सेशन है ये एकदम बिगनर्स फ्रेंडली के लिए अच्छा सा हो सकता है। एंट्री एग्जिट ऑर्डर कैसे हमको रियल ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी समझनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जब भी हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर करें तो हमको क्या करना है कि मार्केट को हमको एनालाइज करना है सबसे पहले।
पहले हमको ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा देते हैं। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। अभी हमको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट के हम सबसे पहले 1 वीक के अंदर देखेंगे कि 1 वीक के अंदर मार्केट कैसा हमको नज़र आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब एक बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो अपसाइड से मार्केट में सेलिंग आ रही थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन कुछ परफेक्ट नहीं लग रही, लेकिन इस तरीके से अगर लगाते तो इसके भी ऊपर परफेक्ट जा रहा है। हमारा जो यहाँ पे इसका एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था उसको भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट अभी थोड़ा बुलिश है। हम इसको 1 डे के अंदर फिर देखेंगे तो 1 डे के अंदर आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो 1 डे के अंदर आपको इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता हुआ नज़र आया है हमको, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको अच्छे से बैक टेस्ट करोगे और आप अच्छे से यहाँ पे मार्केट को एनालाइज सबसे पहले करोगे। डेली चार्ट के अंदर देखोगे, वीकली चार्ट के अंदर देखोगे, आपको ट्रेंड चेक करोगे कि कैसे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। फिर क्या करोगे, फिर आपको ट्रेडिंग का प्लान रेडी होना चाहिए कि आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनाना है, कहाँ पे टारगेट बनाना है, वो आपका पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए ये अगर सेलिंग के हम देखते हैं तो सेलिंग के अंदर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो हमको पहले से ही यहाँ पे स्टॉप लॉस इस जगह पे रखना होगा या फिर हमको टारगेट इस जगह पे रखना होगा। अगर हम यहाँ पे सेलिंग के नहीं बनाते हो और हम यहाँ पे बाइंग के बनाते हैं तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि इस जगह पे अगर एंट्री बनाएंगे तो हमको पहले से ही रिस्क और रिवॉर्ड हमको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो इतना हम रिस्क लेंगे, अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा तो हम इतना, मतलब जो लॉस रहता है वो लेंगे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पहले से ही आना चाहिए। एंट्री आपको स्टॉप लॉस और टारगेट ये सब कुछ डिफाइन आपको होना चाहिए। फिर आपको क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आप जब भी एंट्री और एग्जिट बनाते हो तो आपको सबसे पहले स्टॉक के बारे में समझना चाहिए कि आपको एंट्री कैसे बनानी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको स्टेट बैंक का एग्जांपल देता हूँ। ये स्टेट बैंक का हमारा स्टॉक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे जब भी हमको यहाँ पे बाय करना होगा तब कहाँ पे बाय करना है। एक होता है हमारा मार्केट ऑर्डर, एक होता है हमारा लिमिट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मार्केट ऑर्डर, एक हमारा होता है लिमिट ऑर्डर। ये 2 तरीके से ऑर्डर होता है, इसको आपको समझना आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये ऑर्डर टाइप और एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट ऑर्डर, जो कि जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मार्केट ऑर्डर हो गया। मार्केट ऑर्डर लगा के हम जब भी बाय करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर जब भी जो प्राइस चल रहा है, जिस टाइम जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर हमारा डायरेक्टली बाय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 800 चल रहा है और अभी मैं बाय का ऑप्शन दबाऊँगा। अभी मार्केट क्लोज है लेकिन यहाँ पे दबाऊंगा तो हमारे 800 पे ही बाय हो जाएगा, ठीक है। या फिर 801 या फिर 802 पे बाय हो जाएगा। जैसे मार्केट चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग ही रियल प्राइस जो ट्रेड कर रहा होगा उस टाइम पे ही हमारा यहाँ पे पोजीशन बन जाएगी, उसके अंदर ही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन हम इसको लिमिट के अंदर करते हैं। लिमिट के अंदर करने से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 800 का है, आपने चार्ट एनालाइज कर लिया, आपको लग रहा है कि ये 780 पे हमारा प्राइस आ सकता है तो आपको यहाँ पे 780 का प्राइस लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप 780 का प्राइस लगाओगे फिर आप बाय करोगे तो क्या होगा मार्केट के अंदर जब भी ये इस प्राइस पे आएगा 780 पे, उस टाइम में ये ऑटोमेटिक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर, जो कि आपको एक अच्छी सी प्राइस मिलने के लिए लगा सकते हो कि आपको 800 पे नहीं बाय करना, आपका यहाँ पे 780 तक आने का सपोर्ट लेवल दिख रहा है या फिर आपको कुछ इंडिकेटर्स के बेस पे आपको दिख रहा है, बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपके एनालाइज पे आपको लग रहा है कि 780 तक आ सकता है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी आप फिर एंट्री बना सकते हो उसके अंदर। और अगर आपको जल्दी एग्जीक्यूट करना है तो आप मार्केट ऑर्डर के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और आपको हमेशा जब भी बाय करो तो ये डिलीवरी के अंदर रखना है। आप अगर इंट्राडे के अंदर करोगे तो क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ पे ये इंट्राडे का जैसे कि 1 डे का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे 800 पे इन्वेस्टमेंट करोगे और जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो वो क्लोज हो रहा है इसी लेवल के आसपास 801 पे, तो आपको मतलब यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज रहा तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ऊपर नहीं निकलते हो 806 पे, अगर प्राइस में से एग्जिट नहीं करते हो और आप, तो फिर क्या होगा मार्केट जब क्लोज होगा तब आप यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो जाएगी इंट्राडे के अंदर। मतलब एक दिन के अंदर ही आप बाय करोगे, एक दिन के अंदर ही सेल कर सकते हो। इसके बीच में आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, कहीं पे भी बाइंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद में आपकी पोजीशन बिल्कुल कट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे डिलीवरी में रखोगे तो आपका पोजीशन होल्ड में रहेगा। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितने दिन रखना चाहो उतना दिन यहाँ पे रख सकते हो अगर आप डिलीवरी में रखते हो तो, ठीक है। उस प्रकार से ही मैंने आपको एक शॉर्ट सेलिंग का बताया था कि आप सेल करके भी स्टॉक को कमा सकते हो पैसे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि 800 से हमारा 700 जाने वाला है
तो आप स्टॉक को बिना खरीदे ही सेल कर सकते हो यहाँ पे डिलीवरी के अंदर, इंट्राडे के अंदर। आपको कितनी यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, जैसे कि 5 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेल भी करके प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको व्यू है कि आप ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेडिंग करें, तो आप ऑप्शन चेन के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें, जो कि आपको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ऑप्शन देखने को मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे पुट प्राइस दिख रहा है, वही यहाँ पे OI डाटा भी दिख रहा है और स्ट्राइक प्राइस भी दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर की तरह मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको यहाँ पे हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आपको यूज करना है, और आपको जो फिक्स स्टॉप लॉस जो है वो आपको कंट्रोल में करना आना चाहिए कि कितना हमको स्टॉप लॉस लेना है, कितना हमको प्रॉफिट लेना है। तो ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस हम करते हैं, मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर की ओर शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एंट्री बना देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इस तरीके से, पहले जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर हमको इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर इसको वापस से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मार्केट अगर इससे नीचे आएगा तो हमारा एग्जिट कर लेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट बना हुआ ही रहेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा ये टूल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर टाइप और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में भी आपको बता दिया। तो आपको इस तरीके से ही आपको हमेशा पोजीशन बनानी है, और आपको हमेशा इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन सही से यूज करने के बाद में ही आपको एनालाइज करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, ब्रेकआउट कब हो रहा है, पुल बैक कैसे हो रहा है, ट्रेड को हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, ये इसका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है इसका रेजिस्टेंस का लेवल, तो हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। वही यहाँ पे देख रहे होगा कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट हमको होते हुए नज़र आया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये पुल बैक लेता है इस तरीके से, डाउन साइड में आने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री बनाने के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो अब तक आपने ये कंटिन्यू पार्ट देख लिए है, तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग के जो सिस्टम के अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी बनाई हो, वो आपकी खुद की एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसके आप बैक टेस्टिंग के साथ में आप बना सकते हो। आपको ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड का ही आपको सोचना है कि आपको अप साइड में ही एक अच्छी जगह पे एंट्री मिले, ना कि आपको डाउन साइड में सोचना है। आप रिवर्सल पे सोच सकते हो, लेकिन अभी जब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अच्छा ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो आपको वहाँ पे अप ट्रेंड में ही एंट्री बनाने के लिए सोचना है। आप यहाँ पे इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा जो है स्ट्रेटेजी को आपको डिफाइन करना होगा कि आपको एंट्री एग्जिट कौन सी जगह पे, कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको फिक्स करना आना चाहिए। बैक टेस्टिंग से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे, ठीक है। आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट है और रिस्क कंट्रोल करना है कि आपके पोजीशन साइजिंग कैसे रखनी है, कि 2% रूल आपको हमेशा याद रखना है कि 2% से ज़्यादा आपको कभी भी रिस्क में अपना कैपिटल नहीं रखना है। आपको फिक्स परसेंटेज रखना है या फिर फिक्स अमाउंट रखना है पोजीशन साइजिंग की, कि कितना आप लॉस ले सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। और कंसिस्टेंट अगर आप मेंटेन करोगे तो आप हमेशा 1:2 या फिर 1:3 अगर रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल में ही रहोगे, अगर आपके एक्यूरेसी 50% रहेगी तो भी। तो आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि आपको प्री मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए। वॉच लिस्ट आपको बना के रखनी चाहिए, मतलब आप सेलेक्टेड स्टॉक की वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस जगह पे वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो। ये आप देखिए वॉच लिस्ट यहाँ पे है, तो इस जगह पे मैंने वॉच लिस्ट के अंदर ये कुछ ऐड करे हुए हैं स्टॉक, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए ये जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी है। कुछ इस तरीके से आप वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो कि आपको इन स्टॉक के अंदर देखना है कि कैसे आप आने वाले टाइम के अंदर इसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करने आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले करी हुई थी, तो अभी इसका डाटा पूरा चेंज हो गया है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि प्लस के ऊपर देख के आप वॉच लिस्ट का नाम रख सकते हो, फिर आपको स्टॉक सेलेक्ट करके यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिससे फिर आपको डायरेक्टली उसके बारे में आपको हर जगह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पहले से ही सिलेक्टेड रहेंगे स्टॉक की कौन से स्टॉक के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको प्री मार्केट एनालाइज करना चाहिए, वॉच लिस्ट आपको रेडी करके रखनी चाहिए। और जो
फिर पोस्ट मार्केट होता है, मतलब जो मार्केट क्लोज होने के बाद में आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है और आपको जनरल मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और वीकली मार्केट के अंदर कैसा वीकली मार्केट चलता है, कैसे वीक के अंदर मार्केट के जो सेक्टर्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं, कौन से सेक्टर चल रहे हैं, कौन से स्टॉक चल रहे हैं, कौन से वीक में कितने स्टॉक चल रहे हैं, वो आप बिल्कुल अच्छे से संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन मार्केट को एनालाइज करके एकदम अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में आप एंट्री बनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकेगा, ठीक है। आपको हमेशा डेली, वीकली और मार्केट के ये जो रहते हैं, इन दोनों चार्ट को हमेशा आपको देखना है कि वीकली चार्ट के अंदर मार्केट कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वीकली के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है वीकली लेवल पे, फिर यहाँ पे वीक के लेवल पे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक लेवल, तो यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है कि वीक के लेवल पे यहाँ पे आपको अपसाइड का टारगेट दिख रहा है। लेकिन आप वहीं पे यहाँ पे 1 डे के अंदर करोगे तो आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया है। अभी यहाँ से अगर प्राइस वापस से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, ये ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट ऊपर की ओर निकल जाएगा और आपको 1500 का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इमोशनल कंट्रोल करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के अंदर ही आपको देखना है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लॉस हो सकता है तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब भी आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो तो आप प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो किसी और स्टॉक के अंदर। आपको बिल्कुल भी एक स्टॉक के अंदर ही हमेशा पोजीशन नहीं बनानी। जैसे कि आप रिलायंस का स्टॉक देख रहे हो, आपने रिलायंस के अंदर यहाँ पे पोजीशन बना दी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो आप वापस से अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप इसके अंदर ही पोजीशन मत बनाओ। जैसे कि आप फिर बना सकते हो HDFC बैंक के अंदर या फिर कोई अलग अलग स्टॉक्स के अंदर बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा दिखे वो, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर ट्रेंड लाइन का दिखे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाओ और अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करो, उसके अंदर अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री बनाओ। तो क्या होगा कि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और जो आपको अलग अलग स्टॉक के अंदर अगर एक स्टॉक बाई चांस नहीं चलता तो दूसरा स्टॉक चलेगा, फिर उससे आपको प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर रख सकते हो, कुछ ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको ऐसे अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना है। कुछ आप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिविडेंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे कैपिटल से ही आपका पोर्टफोलियो एक बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपका अच्छा सा प्रॉफिट भी बनेगा, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है और आपको स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और एक सही से राइट माइंडसेट लेके ही आपको ट्रेडिंग करनी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट अगर आप मार्केट के अंदर रखोगे तो आपको सक्सेस की गारंटी यहाँ पे 100% आपकी होती है, ठीक है। बल्कि रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे लॉस इसी के कारण करते हैं क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाते इसके वजह से, ठीक है। तो अब तक ये स्विंग ट्रेडिंग का मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बताया है, इतना कोई भी यहाँ पे आपको कभी कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये जो मैंने बात बताई है ये मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से बताई है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके पास नोटबुक है तो ये जो मैंने बताया इसको आप नोटबुक में राइट डाउन भी ज़रूर करना, ताकि जो ये मिस्टेक्स है ये काफ़ी लोग करते हैं तो ये आप अवॉइड कर सको, जो मैंने आपको अभी इस पार्ट के अंदर बताया है वो, ठीक है। अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा स्टॉक्स के बारे में, कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको मैं अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा। बल्कि अभी आप स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एक नया कोर्स चालू करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।